हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें दोस्तों आज हमारा ये लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के अंतर्गत एक और शासक बलबन, सुल्तान बलबन के बारे में। तो सुल्तान बलबन और उसके द्वारा चलाई गई मंगोल नीति को हम समझने का इस लेक्चर के अंतर्गत प्रयास करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन शुरू करें उससे पहले सिर्फ 1 मिनट का एक अनाउंस है दोस्तों। अगर आप में से कोई भी दोस्त, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र, अगर आप बीए के साथ या बीए के बाद में या अभी कर रहे हैं कि अब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से हमारा चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ही प्रज्ञान हिंदी जीके पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करते हुए सभी जितने भी विषय आवश्यक होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यूपीएससी से लेकर के दोस्तों किसी भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो सभी सब्जेक्ट, लगभग 10 सब्जेक्टों पर हमारे यहाँ जो है डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है इस नए चैनल पर। तो प्रज्ञान हिंदी जीके चैनल का नाम है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो वो भी विद नोट्स के साथ में आपको जो है दोस्तों कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों अपना सेशन आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं हमारी, तो आप सभी को पता है कि अभी तक दोस्तों हम यूनिट फर्स्ट में टॉपिक नंबर 3 पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें रजिया सुल्तान हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, और अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे सुल्तान बलबन के बारे में। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करें। आइए सबसे पहले देखेंगे इसके अंतर्गत कि आज का हमारा सारांश क्या होगा, आज के इस लेक्चर का सारांश क्या होगा, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, 4 पॉइंटों के माध्यम से हम सुल्तान बलबन के संपूर्ण शासनकाल को समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले हम देखेंगे सुल्तान बलबन के कार्यों को, उसके बाद हम बात करेंगे बलबन के प्रमुख कौन कौन सी समस्याएं थी जब बलबन ने दोस्तों शासन को संभाला, अर्थात कि जब बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उस समय उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन सी समस्याएं थी। और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि उसने उन समस्याओं का किस तरह से जो है सामना किया, किस प्रकार से उसने उनका निवारण किया। और आखिरी में दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे बलबन की मंगोल नीति कि किस प्रकार से इसने मंगोल नीति को धारण किया, मंगोल नीति को किस प्रकार से संचालित किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कार्यों को। बलबन के कार्य कौन कौन से कार्य रहे हैं, तो 4 प्रकार के कार्यों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, 4 प्रकार के कार्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। तो सुल्तान बलबन ने ताज की शक्ति अर्थात ये कि दिल्ली सल्तनत की सत्ता को स्थापित करने में, या ऐसे कहें कि दिल्ली सल्तनत की शक्ति पूरे भारत में या अन्य अन्य शासकों के बीच में जो है उसने शक्ति को बढ़ाया, दिल्ली सल्तनत की शक्ति को बढ़ाया, और इस प्रकार शक्ति को बढ़ा करके उसने अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। साथ में इसके बाद हम बात करेंगे विद्रोह का दमन, जो विद्रोह उस समय हो रहे थे। हालांकि इसकी कहानी हम पूरी प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे, शुरू से जो है समझने का प्रयास करेंगे, इसमें किस किस प्रकार से कहां कहां विद्रोह हो रहा था, क्यों हो रहे थे, सब बातें हम अंदर लेक्चर में करने वाले हैं। मंगोलों का आक्रमण और उलेमाओं को राजनीति से अलग रखना। तो ये 4 प्रकार के कार्य इसके द्वारा विशेष रूप से किए गए। इसी कारण से दोस्तों इसे जो है अन्य सुल्तान जैसे कि इल्तुतमिश की अपेक्षा इसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 करके इनको समझने का हम प्रयास करते हैं। सुल्तान बलबन के अभी हम कार्यों को डिस्कस कर रहे हैं। कार्यों के अंतर्गत हमें इसके 4 प्रकार के कार्यों पर चर्चा करनी है। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा समय का जो है कंप्रोमाइज करते हुए चलिए समय के साथ में। दरअसल समय देखिए, जब भी कभी आप कोई सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं
जब भी आप किसी टॉपिक को एनालाइज करते हैं तो वक्त लगता ही है, समय लगता ही लगता है ना। तो ऐसा ना समझे कि सर आप हमें 15 मिनट या 20 मिनट में इस पूरे टॉपिक को खत्म करवा दीजिए। 20 मिनट की जगह अगर आधे घंटा लेक्चर होता है तो दोस्तों उसमें कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। जितने आराम से, जितनी शांति से आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये बलवन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बलवन से ही संबंधित आपको सीखने को मिल रहा है। इसकी अपेक्षा दोस्तों अगर पूरा टाइम देकर के बलवन को पढ़ोगे ना तो सिर्फ बलवन को पढ़ने से आपको गुलाम बन सके जितने भी शासक है उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी, जो आगे चल के जो आपके अन्य टॉपिक हैं उनमें आपकी सहायता करते रहेगी। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यों की। बलवन ने अपनी योग्यता, आइए पहले स्लाइड को पढ़िए, उसके बाद में अपन दोस्तों इसको कंप्लीट समझते हुए चलेंगे। बलवन ने अपनी योग्यता तथा प्रतिष्ठा के कारण सभी समस्याओं पर काबू पा लिया और दिल्ली सल्तनत की जड़ों को मजबूत किया। ठीक है। अब किन किन कार्यों के द्वारा, ऐसे कौन कौन से कार्य थे जिनके द्वारा सुल्तान बलवन ने दिल्ली सल्तनत की जड़ें मजबूत की, अर्थात कि दिल्ली में तुर्की साम्राज्य को स्थापित करने में उसकी जड़ों को अत्यधिक मजबूत किया अन्य शासकों की अपेक्षा। ऐसे कौन कौन से कार्य थे? तो सबसे पहला कार्य यहाँ देखा जाए कि ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। दोस्तों एक इतिहासकार है जिसका नाम है बर्नी। बर्नी इतिहासकार ने ये लिखा है, एक बार स्लाइड को पढ़िए फिर मैं आपको व्यवहारिक रूप से इसकी कहानी की, जैसे एक कहानी के एज ए स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, जिससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। नासिरुद्दीन के अंतिम दिनों में सुल्तान की प्रतिष्ठा पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। नासिरुद्दीन के अंतिम दिनों में सुल्तान की प्रतिष्ठा जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। बलवन ने सबसे पहला ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थापना करने का निश्चय किया। गद्दी पर बैठते ही उसने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, बहुत शान शौकत से रहना शुरू कर दिया। उसने सुल्तान के चरण छूने की प्रथा को शुरू किया। दरबार में शराब आदि पीकर जाने और हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने साधारण लोगों और नीचे दर्जे के अमीरों से बातचीत करना भी बंद कर दिया। दरबारी वैभव की तड़क भड़क बढ़ाने के लिए उसने हर साल ईरानी त्योहारों को मनाना प्रारंभ किया। इस प्रकार बलवन ने लोगों के हृदय में ताज की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। अब समझिए जरा, कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, जब आपने लास्ट लेक्चर में रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी। तो रजिया ने जैसे ही दिल्ली छोड़ा था तो कुछ जो सरदार थे, तुर्क सरदार थे, उनके नियंत्रण में एक जो रजिया का भाई था उसे शासक बना दिया गया था, जो कि एक कठपुतली की तरह शासन कर रहा था। और किन के हाथों की कठपुतली था? वो सरदारों के हाथों की, तुर्की सरदारों के हाथों की। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत में सरदारों का सबसे ज्यादा प्रभाव था। ठीक है ना। अब उसी कहानी को और आगे बढ़ाते हुए चलिए तो दोस्तों अब जो रजिया के बाद में जो शासक बना दिल्ली का, वो उसका नाम था नासिरुद्दीन। क्या नाम था? नासिरुद्दीन। लेकिन नासिरुद्दीन शासक बहुत ही कमजोर था और वो तुर्क सरदारों के हाथों की कठपुतली था, अर्थात वो स्वयं शासन नहीं करता था, वो एक नाम मात्र का शासक था। ठीक है। इसके तुरंत बाद ही दोस्तों नासिरुद्दीन को हटा करके और बलवन ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी को हड़प लिया। ठीक है। दिल्ली की गद्दी को हड़प लिया, अर्थात दिल्ली में शासन स्थापित किया। वो दिल्ली का शासक बन बैठा, सुल्तान बन बैठा। अब कहानी यहां से शुरू होती है। अब चूंकि आपको पता है दोस्तों कि जब इल्तुतमिश ने शासन किया था उस समय उसका पूरा जीवन युद्धों में चला गया था। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो राज्य क्षेत्र था वो कम था, उसको अन्य राज्यों को जीतते हुए, उसको मिलाते मिलाते दिल्ली सल्तनत को काफी उसने बड़ा कर लिया था। ठीक है। तो अब बलवन के सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं थी कि उसे दिल्ली साम्राज्य को बड़ा करना है, ऐसी कोई चुनौती नहीं थी। और ना ही अन्य शासकों की तरह उसके सामने यह समस्या थी कि उसका कोई प्रतिद्वंदी भी है, काय के लिए? गद्दी के लिए। ऐसी भी कोई समस्या नहीं थी। तो फिर अब समस्या थी कौन सी? तो भाई बलवन के सामने की अन्य समस्या ये थी कि जैसे ही दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी, इल्तुतमिश के बाद में जब कोई उसका योग्य शासक नहीं बचा और रजिया जब सुल्तान बनी और रजिया की भी हत्या कर दी गई षड्यंत्र करके, तो उस पूरे दौर में
दिल्ली सल्तनत जो सल्तनत थी, पूरा जो शासन था वो पूरा बिखर चुका था। उसी में छोटे छोटे राजा, अन्य राजा नवाब जो है वो उभर चुके थे, वो अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे। कहीं पर विद्रोह हो रहा था, कहीं पर क्या, इस प्रकार से कई जगह खूनी दौर चल रहे थे उस समय। ठीक है ना। तो अब बलबन के सामने समस्या ये थी कि किस प्रकार से इस बिखरे हुए शासन को फिर से एक साथ संगठित किया जाए, साथ ही साथ में जिन लोगों के मन से सुल्तान का खौफ निकल चुका है, सुल्तान का सम्मान करना वो जो भूल चुके हैं, उनके मन में वापस से किस प्रकार से जो है खौफ अर्थात डर बिठाया जाए सुल्तान के प्रति, जिससे कि वो सुल्तान का जो है मान आदर सम्मान करे। तो सिंपल सी बात ये थी कि सुल्तान का कोई भी अपनी इच्छा से कोई आदर सम्मान नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डर के कारण ही उसका सम्मान किया जाता था। ठीक है। तो इसी प्रकार से अब बलबन ने जैसे ही गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो उसने विभिन्न कार्यों के अंतर्गत एक विशेष कार्य सबसे पहले यह किया कि सुल्तान को उसकी प्रतिष्ठा वापस प्राप्त हो, उसके लिए उसने कुछ इस प्रकार के कदम उठाए। और उन कदमों में ही दोस्तों कुछ इस प्रकार के थे कि उसने आम लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, जो कि सुल्तान को, हालांकि आज वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो राजा को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आम लोगों से मिलना जुलना छोड़ दे, है ना। लेकिन उसने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आम लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। इसके अलावा बहुत ही शान शौकत से वो रहने लगा। सुल्तान ने एक अन्य प्रथा स्टार्ट की, किसने, बलबन ने एक अन्य प्रथा स्टार्ट की जिसे कहा जाता था पेवोस। क्या कहा जाता था दोस्तों, पेवोस। ठीक है। पेवोस का अर्थ होता है सुल्तान के का चरण छूना, ये चरण छूना, या फिर कहें कि सुल्तान के अंगूठे को चूमना या पैर को चूमना। ठीक है, इसको कहा जाता है पेवोस, पेवोस प्रथा। तो ये सुल्तान ने स्टार्ट की ताकि उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि हो सके। साथ में दरबार में शराब पीकर आना या फिर कहीं किसी प्रकार से हंसी मजाक करना, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया उसने। इसके अलावा उसने कुछ जो अमीर थे, जो नीचे दर्जे के अमीर थे, उनसे भी बातचीत करना बंद कर दी। इसी प्रकार से कई सारे ऐसे कार्य किए जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कार्य था। इसके बाद में अगर हम सेकंड कार्य की बात करें तो दोस्तों वो था विद्रोह का दमन। कि अब विद्रोह की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जैसे ही रजिया की हत्या हुई, वैसे ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी, या कहें कि दिल्ली सल्तनत बिखरने लगी, टुकड़ों में टूटने लगी, वहीं पर विद्रोह होने लगे थे। ठीक है। तो अब जो विद्रोह हो रहे थे, लेकिन अब इसी बीच में बलबन दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठा, तो उसे सबसे पहले जो सामना करना पड़ा वो दिल्ली में हो रहे, दिल्ली सल्तनत के अंदर हो रहे विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। तो इन विद्रोहों के दमन करना इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती का इसने किस प्रकार सामना किया, ये कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। कौन कौन से बड़े विद्रोह थे, इन विद्रोह को उसने किस प्रकार से कुचला या उन विद्रोह को समाप्त किया। सबसे पहले विद्रोह की हम बात करेंगे दोस्तों, मेवातियों का दमन। सबसे पहले जो मेवातियों ने जो विद्रोह करके रखा हुआ था उसका दमन इसने किस प्रकार किया। अब जरा यहाँ पर आइए और एक एक शब्द को बहुत ही बारीकी से समझते चलिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक बार ये लेक्चर अच्छे से देखने के बाद में आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। कि क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी भी घटना हुई थी, इसने कुछ ऐसी नीतियों का इस्तेमाल किया था जो किसी भी प्रकार से नैतिक, उनकी नीतियों को नैतिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है। इसने एक इंसान होने की सारी हदें लांघ दी थी। ठीक है। इतना हिंसात्मक सुल्तान था ये, इतना हिंसात्मक था। जरा आप अंदर आइए तो समझ आएगा आपको। पढ़िए, मेवातियों का दमन। सबसे पहले स्लाइड को देखिए दोस्तों। सबसे पहले बलबन ने मेवातियों का कत्लेआम प्रारंभ किया। किसका, मेवातियों का। जो मेवाती जो है विद्रोह कर रहे थे उनका दमन करना या कत्लेआम करना प्रारंभ किया। कत्लेआम का अर्थ क्या होता है, सबके सामने उसका कत्ल कर देना। बलबन की सेनाओं ने उस जंगल को कटवा दिया और 11 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों का कत्ल करवा दिया। अब समझिए जरा यहाँ पर कि जहां जहां पर भी ये मेवाती लोगों का जो क्षेत्र था, पूरा मेवातियों का क्षेत्र था, उस पूरे क्षेत्र में विद्रोह कोई और कर रहा था, भले वो आम जनता हो या विद्रोही हो, सभी को, अर्थात उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि इस जितने भी क्षेत्र में मेवाती है, इस पूरे क्षेत्र में 11 वर्ष से ऊपर कोई भी पुरुष दिखे उसकी गर्दन काट दो, अर्थात उसकी हत्या कर दो। ठीक है। और उसकी सेना ने ऐसा ही किया। इसके अलावा उस समय ये मेवातियों का जो क्षेत्र था पूरा, और वैसे तो पूरे भारत में दोस्तों 90% भारत में जंगल ही हुआ करता था। लगभग जो भारतीय समाज थी वो जंगलों में रहती थी।
ठीक है। तो उसने उस पूरे जंगल में आग लगवा दी, जंगल को जलवा दिया, लोगों का खुलेआम कत्लेआम करा, जो लाशें थी वहां पर उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया, और इस प्रकार से वो वहां से चला गया। लगभग 1 लाख मेवाती, 1 लाख मेवातियों की लाशें वहां पर सड़ती रही। ठीक है। इसके बाद में दूसरा एक विद्रोह आता है, दोआब के विद्रोह का दमन, दोआब के विद्रोह का दमन। तो दोस्तों ये दोआब का विद्रोह क्या होता है, जरा इसको समझ लीजिए। एक सेकेंड, एक कमेंट रिप्लाई कर देते हैं। स्लाइड को एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको और आसानी हो जाएगी समझने में से। दो आपका विद्रोह, सबसे पहले दोस्तों ये दो आप शब्द को समझ लीजिए जिससे कि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। ये दो आप क्या होता है, देखिए दो आपका मतलब ये होता है, समझिए सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, कोई विशेष नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की एक नदी ये आ रही है, ठीक है, एक नदी ये आ रही है, दो नदियों की कहानी है दोस्तों। दो नदी के बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है उसे दो आप बोलते हैं, और एक नदी इधर से गुजर रही है, इधर से आकर इस नदी में मिल जाती है, ठीक है, ये मिल गई है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो नदी के बीच का जो हिस्सा है, जो भाग है, ये जो भाग है नदी के बीच का, इस भाग को हम बोलते हैं दोआब, ठीक है, दोआब। क्लियर हुआ ना। चलिए अब इसको जरा हम रिमूव कर दें और फिर आप अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। ठीक है। तो दोआब के क्षेत्रों में जो विद्रोह हो रहा था उसका कैसे दमन किया इसने, अब जरा समझिए। इन दिनों दोआब के हिंदुओं ने भी विद्रोह करके रखा हुआ था। यहाँ पर डाकू लोग व्यापारियों तथा सरकारी कर्मचारियों को लूट लिया करते थे, ठीक है। इस दोआब के क्षेत्र में कुछ डाकू लोग थे जो कि सरकारी कर्मचारियों को लूट लिया करते थे। बलबन ने यहाँ पर भी बर्बरतापूर्वक कत्लेआम करवाया। विद्रोहियों के गांवों में आग लगवा दी, जंगल जला दिए। विद्रोहियों के दुर्ग, जितने भी दुर्ग बने हुए थे उन सब दुर्गों पर उसने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से उसने दोआब के क्षेत्र में जिन डाकुओं ने जो विद्रोह करके रखा हुआ था उनका विद्रोह भी समाप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कटेहर के विद्रोहियों का दमन। तो बलबन ने रुहेलखंड में कटेहर के विद्रोह को दबाने के लिए गांवों को जलाया, 9 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों की हत्या कर दी, जंगल तथा गांवों में लाशों को सड़ता हुआ छोड़ दिया। इससे महामारी का रोग फैला जिससे हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए। इस रक्त नीति ने सुल्तान ने जो है लोगों के हृदय में आतंक कायम कर दिया। तो कुल मिलाकर के सुल्तान का एक ही उद्देश्य था कि जनता के हृदय में अर्थात जनता को आतंकित करना, जनता को भयभीत करना, जिससे कि वो डर के सुल्तान की बातों को माने, सुल्तान का सम्मान करे। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ खूनी क्रांति से कहा जाता है दोस्तों। इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में इसे नाम दिया गया है खूनी क्रांति। तो कभी अगर ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का कोई अगर प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि रक्त नीति या फिर खूनी नीति को किसने अपनाया था या किसने शुरू किया था, तो वहां पर हो जाएगा सुल्तान बलबन के द्वारा ही रक्त नीति को अपनाया गया था, खूनी नीति को अपनाया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बंगाल में विद्रोह का दमन। बंगाल में विद्रोह का दमन, अब चूंकि बंगाल में भी कई प्रकार के विद्रोह हो रहे थे तो उसका दमन भी इसने किया। सन 1289 में, माफ करना 79 में बंगाल में तुगरिल खा नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, बाई चांस होता है याद रह जाए, जरूरी नहीं वैसे इतना। ठीक है, तो 1279 में बंगाल में क्या नाम इनका, तुगरिल खा। ओके, तुगरिल खा ने विद्रोह किया। उसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। अब जरा कहानी कुछ ऐसी थी कि बंगाल में एक अन्य विद्रोही था जिसका नाम था तुगरिल खा। ठीक है, क्या नाम था, तुगरिल खा। उसने 1279 में क्या किया, वहां विद्रोह किया। विद्रोह करके कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उस क्षेत्र का सुल्तान अपने आप को उसने घोषित कर दिया।
ठीक है। तो इस विद्रोह का दमन करना अब बलबन के लिए बहुत जरूरी हो गया था, है ना। तो बलबन ने अवध के जो शासक था, अवध के शासक अमीन खां पर आक्रमण करके उसे पकड़ लिया। अब जरा कहानी देखिए, इसने किस प्रकार से, मतलब इस कान को यूं नहीं पकड़ा बल्कि इसे हाथ घुमा करके पकड़ा। अब कैसे उसने तुगरिल खां पर विजय प्राप्त की। तो विद्रोह के दमन करने के लिए बलबन ने क्या किया, सबसे पहले अवध पर हमला किया और अवध के शासक था अमीन खां, उस पर आक्रमण करके उसे पकड़ लिया। अवध को उस शासक को पकड़ के अवध के ही गेट पर उसको लटका दिया मार के। इसके बाद बंगाल के तुगरिल खां पर आक्रमण किया। तुगरिल खां भाग खड़ा हुआ लेकिन ढाका के पास पकड़ा गया और उसका तुरंत वध कर दिया। तो ये यहाँ पर दोस्तों अमीन खां को मारने के पीछे उद्देश्य क्या था इसका, कि कहीं ना कहीं इसकी एक ऐसी नीति थी कि जब मेन व्यक्ति को मारने से पहले उसके सहयोगी होते थे उनको समाप्त करता था। ठीक है ना। तो जब सहयोगी समाप्त हो जाएंगे, सहयोगी भाग जाएंगे, तो फिर जिस पर आक्रमण करना है उसे पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसने विभिन्न विद्रोहों का दमन करते हुए अपने शासन को स्थायित्व किया, या कि दिल्ली सल्तनत को जो है सुदृढ़ीकरण किया। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कार्य के अंतर्गत है मंगोलों के आक्रमण। ठीक है। अभी हम दो कार्य हम इसके देख चुके हैं। एक देखिए ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि, इसके बाद में हमने देखा विद्रोहों का दमन करना। तीसरे नंबर पर देखेंगे मंगोलों के आक्रमण, कि मंगोलों के जो आक्रमण हो रहे थे उनसे किस प्रकार से इसने छुटकारा पाया। तो मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की रक्षा करने के लिए पश्चिमी सीमा दुर्गों का निर्माण कराया और उनकी रक्षा के लिए अफगान सैनिकों को नियुक्त किया। तो क्या किया मंगोल, अब उस समय बलबन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही थी, और वो चुनौती थी मंगोलों का आक्रमण। कि जो मंगोल थे वो अब जो है उन्होंने काफी पश्चिम के क्षेत्रों को काफी जीत चुके थे, वो उस पर अधिकार कर चुके थे, और अब उनकी प्लानिंग थी कि अब किसी भी प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर हमला किया जाए और दिल्ली को जीता जाए। ठीक है। तो ये बात बलबन सुल्तान भांप चुका था, और अब बलबन चाहता था कि किसी भी प्रकार से मंगोलों का दिल्ली पर आक्रमण नहीं होना चाहिए। तो उसने आक्रमण से पहले ही वहां पर दिल्ली को जो है व्यवस्थित कर दिया। तो उस व्यवस्थित करने के क्रम में उसने क्या किया कि जो पश्चिमी क्षेत्र था, क्योंकि उसे मालूम था कि जो मंगोल आक्रमण करेंगे वो पश्चिम क्षेत्र से ही करेंगे, इसलिए क्या करा उसने पश्चिमी सीमा को बलबन ने दिल्ली सल्तनत की पश्चिम सीमा को जो है सुदृढ़ीकृत किया था, मजबूत किया। मजबूत कैसे किया उसने, कई सारे दुर्गों का निर्माण करा, कई सारी सेनाओं को डबल तिबल सेनाएं लगा दी वहां पर, है ना। तो उस सीमा को मजबूत करा ताकि किसी भी प्रकार से मंगोल अंदर ना घुस पाए। ठीक है। तो अफगान, और वहां पर जो सैनिकों को नियुक्त किया था वो सैनिक कौन थे दोस्तों, अफगान सैनिक थे। अब देखिए क्या होता है कि जिस क्षेत्र का व्यक्ति होगा ना उसे उस क्षेत्र का ज्यादा नॉलेज होता है, तो वो आसानी से वहां पर युद्ध लड़ पाता है। तो अफगान सैनिक मतलब जो अफगानिस्तान के लोग थे, उन अफगानिस्तान के जो सैनिक थे। अब अफगानिस्तान कौन सी सीमा, हमारी पश्चिमी सीमा ही है ना। तो पश्चिम में उस उधर के क्षेत्र का पूरा नॉलेज था इन अफगान सैनिकों को। इसी कारण से बलबन ने क्या किया, उन अफगान सैनिकों को ही उस सीमा पर नियुक्त कर दिया। ठीक है ना। अब आगे बढ़िए। तो मंगोलों ने दोस्तों अब जो हमला किया, आक्रमण किया, तो दो आक्रमण इनके मंगोलों के द्वारा किए गए थे। पहला आक्रमण किया गया था 1279 में और दूसरा आक्रमण किया गया था 1286 में। ठीक है। तो एक हुआ 1279 में और इसके तुरंत 7 साल बाद में एक और आक्रमण हुआ 1286 में। इन आक्रमण में हुआ क्या, हालांकि ये आक्रमण कुछ ऐसे रहे हैं कि मंगोल हार गए थे और उनको वापस भागना पड़ा था, लेकिन ये जो जीत थी ना बलबन की, ये उसके लिए कोई जीत नहीं थी। सिर्फ इतना कि वो उसने युद्ध को लड़ा और अपनी सल्तनत को बचा लिया, सिर्फ बचा लिया, बल्कि वो कोई विशेष रूप से जीता नहीं। क्यों? क्योंकि बलबन ने इतना कुछ खो दिया, इसमें अपना एक योग्य पुत्र खो दिया। और जैसे ही शहजादे मोहम्मद की इस युद्ध में, अर्थात दूसरे वाले युद्ध में, जब दूसरी बार मंगोलों ने आक्रमण किया था 1286 में, उस युद्ध में बलबन का पुत्र था शहजादा मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो जाती, उसकी हत्या हो जाती है। उसी से बलबन को काफी धक्का लगा था। आगे की स्टोरी पढ़िए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मंगोलों ने इस प्रकार से 2 बार आक्रमण किया, लेकिन मंगोलों की युद्ध में पराजय हुई। इस युद्ध में शहजादा मोहम्मद मारा गया।
शहजादा मोहम्मद मारा गया, जिससे बलबन को बड़ा धक्का लगा। मंगोलों के विरुद्ध बलबन को विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन उनको उसने दिल्ली सल्तनत में अंदर नहीं घुसने दिया, दिल्ली सल्तनत में आगे नहीं बढ़ने दिया, सिर्फ इतना कार्य उसने किया था। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों चौथे कार्य की, जो इंपॉर्टेंट कार्य था ये भी। चौथे कार्य में दोस्तों देखिए, प्रत्येक पॉइंट से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रत्येक पॉइंट को बहुत अच्छे से बारीकी से समझते हुए आपको आगे बढ़ना है ना। चौथा पॉइंट है उलेमाओं को राजनीति से हटाना। अब सिर्फ उलेमाओं की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अब यहाँ पर एक धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग दिखेंगे यहाँ पर। देखिए प्राचीन समय में या मध्य काल के समय में भारत के अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत की जो राजनीति है ना, राजनीति में धर्म साथ में मिला हुआ था। ठीक है, तो उस समय के कुछ सुल्तानों ने, कुछ शासकों ने धर्म को राजनीति से अलग भी किया, और कुछ सुल्तानों ने धर्म और राजनीति को साथ साथ लेकर चले। अब जिन सुल्तानों ने धर्म और राजनीति को एक साथ लेकर चले, उसके शासनकाल में जनता के साथ बड़ा ही अत्याचार हुआ। अब कौन सी जनता के साथ में, अगर मान लेते हैं दोस्तों कि अगर जिस संप्रदाय को मानने वाला शासक होगा वो अन्य संप्रदाय के लोगों पर अत्याचार करेगा। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, लगभग 90% शासक जो मध्यकाल के रहे हैं, गुलाम बंद से लेकर के दोस्तों मुगल काल तक के जितने शासक रहे हैं, उनमें 90% शासकों ने धर्म और राजनीति को साथ लेकर शासन किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से उलेमाओं को राजनीति से हटाना, तो यहाँ पर बलबन, सुल्तान बलबन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि राजनीति और धर्म को अलग अलग करे, लेकिन उसे करना पड़ा, एक मजबूरी थी उसको ऐसा करने की। और वो मजबूरी ये थी कि जो उलेमा थे, उलेमा मतलब कि जो मंत्री होते हैं ना, सलाह देने वाले ना, उनको उलेमा बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लिया आपके घर में ही है भाई, आपके घर में जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देकर आते हो, मतलब जैसे आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट घर पहुंचे उससे पहले सलाह देने वाले आपके घर पहुंच जाते हैं, आपके मम्मी पापा के पास में, और वहां बैठे हुए मिलते। जैसे आप मार्कशीट या रिजल्ट लेकर जैसे घर पहुंचते हो, पता चलता है कि आपको 2 लोग या 4 लोग बैठे हुए हैं, और जैसे आप पहुंचे अंदर, आपने सांस भी नहीं ली, पानी भी नहीं पिया, और फट से पूछेंगे बेटा कितनी % बनी है आपकी, है ना। क्यों? वो सलाह देने वाले लोग हैं। अच्छा इतनी बनी तो अब आपको ऐसा करना चाहिए, अरे यार ये तो बहुत कम बनी, अब आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, आप तो पूछ कर ही नहीं पाओगे। कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं सलाह देने वाले। तो जिसका प्रभाव, जो सलाह ज्यादा देगा उसका प्रभाव अधिकतम होता है। अब देखिए, सलाह देना और उसको स्वीकार करना 2 चीजें होती है। अगर कोई 4 लोग आपके घर में बैठे हुए हैं सलाह देने के लिए, और आपके पेरेंट्स अगर उनकी सलाह को मानते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो सलाह देने वाले लोग हैं उनका प्रभाव आपके परिवार पर ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सलाह तो देते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स उनकी अपनी मानसिकता अर्थात कि तर्क बुद्धि के आधार पर उनकी सलाह को नहीं मानते, या मानते अर्थात कि उनकी सलाह को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, उसका तर्कपूर्ण विश्लेषण करने के बाद उसे स्वीकार करते हैं। अगर सही लगता उन्हें तो करते हैं, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सलाह देने वालों का प्रभाव आपके परिवार पर ज्यादा नहीं होगा। तो यही परिस्थिति उस समय राजनीति में पाई जाती थी, शासन में पाई जाती थी। भाई जो उलेमा हुआ करते थे, सलाह देने वाले, उन सलाह देने वालों का प्रभाव शासन में अत्यधिक था। सलाह देने वालों का प्रभाव शासन में अत्यधिक था। इस कारण से सुल्तान की प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन इसके विपरीत में अब बलबन ने क्या किया कि जो उलेमा थे, उन उलेमाओं से उसने सलाह लेना बंद कर दिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने उलेमाओं का आदर सम्मान करना बंद कर दिया, नहीं, सिर्फ उसने उलेमाओं से जो है सलाह लेना बंद कर दिया। उनको अपने राजमहल में जो उनकी सभा लगती थी, सभा में बिठाना बंद कर दिया। इस बंद करने से क्या हुआ कि उलेमाओं का राजनीति में जो हस्तक्षेप था, वो जो अनावश्यक हस्तक्षेप था, वो समाप्त हो गया। अब ये अनावश्यक हस्तक्षेप समाप्त होने से क्या हुआ कि ये उलेमा अलग हट गए। उलेमा अर्थात धर्म, है ना, क्योंकि ये धार्मिक शिक्षा देते थे, तो धार्मिक सलाह देते थे। तो उलेमा हट गए, अर्थात कि राजनीति से उलेमाओं का अर्थात धर्म का राजनीति से पृथक्करण हो गया। लेकिन वो उलेमाओं का अत्यधिक मान सम्मान करता था, उसकी राजनीति को हस्तक्षेप, सिर्फ उसे जो है बलबन ने जो है उलेमाओं का आदर तो करता था, लेकिन राजनीति में उनका हस्तक्षेप उसे बर्दाश्त नहीं होता था। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है सुल्तान बलबन के सामने समस्याओं का।
समस्याओं पर बात करेंगे। देखिए फर्स्ट हमने इसके कार्यों पर चर्चा कर ली है, कार्यों पर चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे सुल्तान बलबन के प्रमुख समस्याओं के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं का इसे सामना करना पड़ा था जब ये शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए एक एक करके दोस्तों इनको समझ लेते हैं। सल्तनत में सुदृढ़ता का अभाव। अब जैसे कि देखिए ये सारे पॉइंट अब आप समझ चुके हैं, पहले ही इन पर डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है डिस्कस करने जैसा। आप लगभग कंसेप्टों को डिस्कस कर चुके हैं, सुन चुके हैं आप। अब बहुत स्पीड से क्लास चलेगी। सबसे पहले पॉइंट में अर्थात सबसे पहली जो समस्या थी उसकी थी कि उसकी सल्तनत में सुदृढ़ता नहीं थी। मतलब कब? जब उसने शासन गद्दी को संभाला उस समय पूरा शासन बिखरा हुआ था। विभिन्न जो लोग थे, छोटे मोटे राजा थे या छोटे मोटे नवाब थे, शासक थे, वो अपने आप को स्वतंत्र मतलब अपने आप को सुल्तान मानने लग गए थे। तो इस प्रकार से उसने सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, वो लगभग समाप्त होने लग गया था। तो ये समस्या सबसे पहले थी। तो बलबन ने सबसे पहला कार्य इसी को किया, ये समस्या थी। अब जरा इसको पढ़ भी लीजिए। 60 वर्षों के बाद भी भारत में तुर्की साम्राज्य असंगठित था। भाई 60 वर्ष हो चुके थे, 60 वर्ष हो चुके थे। ऐबक आया, इल्तुतमिश वगैरह इन सबने जब शासन किया उसे लेकर बलबन के समय तक 60 वर्ष हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो तुर्की साम्राज्य था वो दिल्ली सल्तनत को संगठित नहीं कर पाया। सत्ता परिवर्तन, अमीरों के षड्यंत्र, इन सब के कारण पूरी दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ी हुई थी। केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण नहीं था, जिससे लगातार विद्रोह हो रहे थे। देश की जनता तुर्कों को घृणा की दृष्टि से देखती थी। देश की जनता, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो तुर्की साम्राज्य था, तुर्कियों को कभी भी भारत की जनता ने स्वीकार नहीं किया, कभी भी स्वीकार नहीं किया। इन्हें शासन किया सिर्फ बल के आधार पर, सिर्फ बल के आधार पर जनता को आतंकित करके, डरा धमका कर उन्होंने शासन किया। सिर्फ भारत को लूटने का कार्य इन लोगों ने किया था। ठीक है, शासन तथा जनता के मध्य कोई सामंजस्य नहीं था, शासन और जनता के बीच में कोई सामंजस्य नहीं था। ठीक है, अगली जो समस्या थी वो थी दोस्तों आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या तो जब लगातार विद्रोह हो रहे थे उसके शासनकाल में, मंगोलों के आक्रमण करने का डर था और कर भी चुके थे। राजाओं के द्वारा कर नहीं दिया जा रहा था। इससे क्या हुआ? राज्य की अर्थात सल्तनत की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, उनके राजकोष खाली होने लगे थे। ठीक है ना। अब अगर उसे कुछ कार्य करना है तो उन कार्यों को करने के लिए सबसे पहला कार्य उसके सामने क्या था? सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? कि वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करे, मजबूत करे। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट है मेवातियों की समस्या। भाई मेवातियों भी काफी खुकार हुआ करते थे। मेवातियों ने जो विद्रोह किया था, जितना आतंक मचा के रखा हुआ था, वो बड़े खुकार लोग थे, खुकार थे। उनसे पूरी दिल्ली सल्तनत जो है आतंकित थी, बहुत डरी हुई थी, है ना। सुल्तान भी उनसे भय खाता था। तो मेवातियों से बलबन भी आतंकित था। दिल्ली के पश्चिमी द्वार अब देखिए इतना डर सुल्तान के अंदर विद्रोहियों के लिए इतना डर था कि दिल्ली के जो पश्चिम के द्वार थे ना, वो जैसे ही शाम हुई 6 या 7 का जो समय होता है शाम काल का, उस समय दिल्ली पश्चिम के द्वार बंद कर दिए जाते थे। लोगों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता था। मतलब ये कि चाहकर भी सुल्तान उन विद्रोहियों को रोक नहीं पा रहा था। तो राजधानी को सुरक्षित करने के लिए मेवातियों का दमन करना या मेवातियों का अंत करना सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी था। ठीक है, आगे चल के हालांकि भले ही उसने कूटनीति का सहारा लिया, उसने षड्यंत्र रचे, छल कपट किया, किसी भी प्रकार से किया, लेकिन उसने मेवातियों का दमन किया। तो इन शासकों ने लगभग सभी शासकों ने बिना छल कपट के कुछ भी हासिल नहीं किया। सारी सत्ता इन्होंने छल कपट से, इनका जो प्रारंभ होता शासनकाल का वो छल कपट से ही प्रारंभ होता था, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मुगल आक्रमण से पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा। मुगल आक्रमण से, अब उस समय इन तुर्की शासकों को मुगल शासकों के आक्रमण का भी भय था। मुगलों ने उस समय सिंध और पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और शासक एवं सेना नियुक्त कर रखी थी। अब देखिए मुगल जो कि दिल्ली में बाद में आए, इन मुगलों ने सिंध और पंजाब पर अधिकार करके रखा हुआ था और अपनी सेना संगठित करी हुई थी। तो मुगल आक्रमण से सचेत रहकर इसका स्थायी निदान आवश्यक था, अर्थात इससे भी वो आतंकित था। ठीक है, प्रमुख समस्या थी उसके सामने ये। अगली थी हिंदू राजपूत राजाओं का विद्रोह। अब उसके समय में ही जैसे ही बहुत से नवाब आजाद हुए, लेकिन उस समय से ही दोस्तों, पुराने समय से ही कुछ हिंदू राजपूत राजाओं ने विद्रोह किया।
हिंदू राजपूत राजाओं की समस्या निरंतर बनी हुई थी। बलबन ने इनको नियंत्रित करने का अथक प्रयास किया, फिर भी राजपूताना, बघेलखंड, बुंदेलखंड, रुहेलखंड में स्वतंत्र राजपूत सत्ताएं स्थापित थी। भारत पे अधिकार करने के लिए इन पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो ये समस्याएं थी दोस्तों इस प्रकार से। और अब इन समस्याओं के बाद में हम बात करेंगे कि उसने इन समस्याओं का निवारण कैसे किया, इन समस्याओं से छुटकारा बलबन ने कैसे पाया। पॉइंट नंबर 3 पर अब हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके इनको भी फटाफट समझते चलते। जैसा मैंने अभी बताया था, अब लेक्चर में टाइम नहीं लगेगा, जितना समझना था बेसिक कंसेप्ट इसके हम प्रारंभ में समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब बलबन ने उन समस्याओं का, जो समस्या उसके सामने थी, हमने 5 प्रकार की समस्याओं पर चर्चा की है। उन 5 समस्याओं का, वैसे समस्याएं तो और सारी थी, लेकिन जो बड़ी समस्याएं थी सिर्फ हमने उन समस्याओं को देखा। अब उनका इसने जो है निदान कैसे किया। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ एक शब्द यहाँ पर विशेष करके याद रखना है, वो रखना है रक्त की नीति। क्या रखना है नाम यार? रक्त की नीति। तो सुल्तान ने लगभग अपनी सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक ही कदम उठाया, एक ही अस्त्र का साथ लिया और बोलिया रक्त की नीति, अर्थात काटो लोगों को, हिंसा फैलाओ। तो हिंसा का सहारा लेकर ही इसने अपनी सारी समस्याओं का समाधान किया। जैसा कि पिछले में आपने देखे जाए थे कि 9 वर्ष या 11 वर्ष से बड़ी उम्र का कोई भी पुरुष दिखे उसकी हत्या कर दो, चाहे वो विद्रोही हो या ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके शासन काल में जो विद्रोही क्षेत्र थे, उस विद्रोही क्षेत्र में 9 या 11 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी पुरुष नहीं मिलता था, सिर्फ औरतें हुआ करती थी और बच्चे हुआ करते। ठीक है ना। चलिए, तो बलबन के सुल्तान बनने के समय जो समस्याएं थी, बलबन ने रक्त नीति के द्वारा उनका निराकरण करना शुरू किया। सुल्तान नासिरुद्दीन के कार्यकाल में बलबन का महत्व अत्यधिक था। अब जब नासिरुद्दीन का शासन था उस समय भी बलबन का अत्यधिक प्रभाव था दोस्तों, बलबन का अत्यधिक प्रभाव था, अर्थात बलबन शासक था, सुल्तान नहीं था, शासक था, उसके ही क्षेत्र में शासक था, लेकिन काफी प्रभाव था उसका। तो इतिहासकारों के अनुसार बलबन ने सुल्तान नसीरुद्दीन के कार्यकाल में 20 वर्ष और स्वयं के कार्यकाल में 20 वर्ष, इस प्रकार से उसने 40 वर्ष तक राज्य किया था बलबन ने। अतः कठिन समस्याओं का निराकरण करने में उसने प्रशासकीय क्षमता के कारण सफलता प्राप्त की। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक एडिशनली अगर मैं कुछ बताऊं तो बलबन को अब चूंकि 20 साल उसने कब शासन किया, एक शासक के रूप में, जब नासिरुद्दीन का सुल्तान था, नासिरुद्दीन सुल्तान था, उस समय 20 वर्ष शासन किया उसने। नासिरुद्दीन के बाद में जब स्वयं सुल्तान बना तो 20 साल उसने उसके कार्यकाल में शासन किया। इस प्रकार से 40 साल उसने शासन किया। तो जब सुल्तान बना था तो ऑलरेडी 20 साल का अनुभव लेकर आया था वो। अब चूंकि अनुभव था उसे, जनता के बारे में पता था उसे कि इनको किस प्रकार से नियंत्रित करना है, विद्रोह को किस प्रकार नियंत्रित करना है, किस प्रकार से जो है अपना नियंत्रण जमाना है, ये सारे तरकीबें उसको पहले से पता थी। उसी का सहारा लेकर के उसको अच्छी तरह, बस उसके दिमाग में एक चीज बैठ चुकी थी कि किसी भी अन्य प्रकार की सहायता लेकर कुछ नहीं किया जा सकता, रक्त की नीति ही अपनाना पड़ेगा, अर्थात कि जो विद्रोह करे उसे मार डालो, जो शासन के खिलाफ आवाज उठाए उसे मार डालो, है ना। तो इस नीति का उसने अनुसरण किया था अपने पूरे शासन काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट अब बात करेंगे दोस्तों मंगोल नीति की। मंगोल नीति की, जैसा कि ये पॉइंट नंबर 4 है, देख रहे हो आप, पॉइंट नंबर 4 मंगोल नीति की। 3 पॉइंटों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बलबन के कार्य, उसकी समस्याओं का समाधान, उसने समाधान के लिए आपको सिर्फ रक्त नीति याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। रक्त नीति के से ही आपका पूरा कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मंगोल नीति के बारे में कि बलबन ने किस प्रकार से मंगोल नीति अपनाई। चलिए बलबन, अब दोस्तों इसकी एक कहानी के रूप में इसको समझते चले, आपको बिल्कुल आसानी से ये भी समझ आ जाएगा मंगोल नीति क्या थी। देखिए बलवंत टाइप हो गया है, ये बलवंत ना करके बलवन ही है दोस्तों, इसको कोशिश करूंगा मैं जी हाँ नोट्स देते वक्त उसको बलवन कर दे, लेकिन फिर थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाया करें आप लोग। ठीक है, तो बलवन 1266 से 1286 तक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने सुव्यवस्थित मंगोल नीति निर्धारित कर पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास किया था। इस पहली लाइन का कहने का मतलब ये है कि ऐसा पहला ये गुलाम वंश का शासक था या पहला तुर्की शासक था
जिसने दिल्ली सल्तनत का एकीकरण करने का काम किया था। किसका एकीकरण था? संगठित करने का कार्य किया था। हालांकि इससे पहले कई शासक आए, पहले भी कई एक से बढ़कर एक अर्थात कई प्रभावशाली शासक आए, लेकिन उन शासकों ने अपनी सल्तनत का क्षेत्र तो बढ़ाया, लेकिन फिर भी उसे संगठित नहीं कर पाए थे। तो ये इस प्रकार का पहला शासक था, पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत को संगठित किया है ना। और पश्चिम उत्तर की सीमा अर्थात भारत, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये भारत है, भारत का ये सेंटर है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये इसको कहेंगे हम पश्चिम उत्तर का क्षेत्र, ये भारत के पश्चिम उत्तर का क्षेत्र है। तो इस पश्चिम उत्तर के क्षेत्र को उसने सबसे ज्यादा सुरक्षित किया। क्यों? क्योंकि यहीं पर अत्यधिक आक्रमण होने का भय इसको यहीं से रहता था, ठीक है ना। तो मंगोलों ने बगदाद के खलीफा की हत्या करके अरब और मध्य एशिया में कई देशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। किसने? मंगोलों ने। और मंगोल कहां से आक्रमण करने वाले थे? पश्चिमी क्षेत्र से। इसलिए बलबन ने उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र को सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान की थी। अब उसके समय में मंगोलों ने दोस्तों बगदाद के खलीफा को मार के अरब देश, जो खाड़ी देश होते हैं ना, अरब देश है ना, तो मतलब भारत के पश्चिम में ही, तो अरब और मध्य एशिया के कई सारे देशों को उन्होंने जीत लिया था। और अब वो तैयारी कर रहे थे दिल्ली पर चढ़ाई की, दिल्ली पर आक्रमण करने की। कौन? मंगोल लोग। शीघ्र ही उन्होंने, बहुत ही जल्दी उन्होंने सिंध और पंजाब पर भी अपना अधिकार जमा लिया और अब वे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। बलबन का सीमांत नीति का मुख्य उद्देश्य मंगोलों की प्रगति को रोकना और मंगोलों को ब्यास नदी के ऊपर के वाले हिस्से पर न आने देना विशेष उद्देश्य था बलबन का, ठीक है। तो मंगोल नीति उसने जो अपनाई, मंगोलों से युद्ध करने की जो नीति अपनाई, मंगोल नीति अर्थात मंगोलों से युद्ध करने की नीति थी बलबन की। वो नीति ऐसी थी, उस नीति के अंतर्गत वो हर हालत में मंगोलों को रोकना चाहता था। जो ब्यास नदी है भारत में दोस्तों, ब्यास नदी के ऊपर के क्षेत्र में वो उनको आगे ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ना देना चाहता था, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने कुछ नीतियों को धारण किया, कुछ नीतियों को अपनाया। पश्चिमी सीमा की सुरक्षा में उसने क्या काम किया था? पश्चिम की सीमा थी, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले उसने 1270 में स्वयं लाहौर गया, खुद लाहौर गया। कब? 1270 में। अब यहाँ कुछ कहानी ऐसी रहती है दोस्तों, ये सारे पॉइंट पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाने से संबंधित है, ताकि मंगोलों का आक्रमण तो हो सके, भले हो, क्योंकि होना तय था वो तो, कि मंगोल तो आक्रमण 100% करेंगे, लेकिन उन आक्रमणों से कैसे बचा जाए, उसके लिए जितनी अधिक से अधिक सुरक्षा हो सकती थी उसने पश्चिमी सीमा बढ़ाने का प्रयास किया था, ठीक है। तो उन प्रयासों के अंतर्गत उसने क्या किया? सबसे पहले वो खुद लाहौर गया। कब? 1270 में खुद लाहौर गया और मंगोलों के द्वारा जो किले नष्ट कर दिए गए थे, जो दुर्ग नष्ट कर दिए गए थे, उनकी मरम्मत कराई और कुछ नए किलों का निर्माण भी किया वहां पर, ठीक है। और उसमें जो है कुछ बहादुर सैनिकों को रखा वहां पर, जो वही अफगान सैनिक जो थे उनको वहां पर उस सीमा पर तैनात किया, ठीक है। उसने सीमांत देश को दो भागों में बांट दिया। उसने सीमांत देश को अर्थात उस क्षेत्र को, जो क्षेत्र कौन सा पश्चिमी हिस्से का जो क्षेत्र था, उसको दो भागों में बांट दिया। और दोनों भागों में अपने एक एक पुत्र को दोनों भागों की रक्षा का भार सौंपकर वो वापस दिल्ली आ गया, ठीक है। और प्रत्येक क्षेत्र में अपने पुत्रों के साथ में हर पुत्र के साथ में, अर्थात कि जो उसने दो भागों को बांटा था सीमांत क्षेत्र, उस सीमांत क्षेत्र को दो भागों में बांट करके प्रत्येक भाग में अपने एक एक पुत्र को जो है ये भार संभला दिया, सुरक्षा के लिए लगा दिया। और हर एक पुत्र को 18,000 सैनिकों की टुकड़ियां दी थी, योग्य सैनिक टुकड़ियां रखी गई थी वहां पर। जबकि वो दिल्ली में भी 30,000 अश्वरोहियों की प्रशिक्षित सेना तैयार रखी थी उसने। कितने? 30,000 अश्वरोहिया, मतलब कि घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों को प्रशिक्षण दे करके अर्थात ट्रेनिंग दे करके तैयार रखा था, ताकि जब भी कभी मंगोलों का आक्रमण हो तो ये सेना तैयार रहे उनसे युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो मोहम्मद की मृत्यु के बाद में अब जैसे ही मंगोलों का आक्रमण होता है, दूसरा वाला आक्रमण 1286 में, जैसे ही शहजादा मोहम्मद अर्थात बलबन के पुत्र की हत्या हो जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बलबन ने गाजी मलिक को मंगोलों के सैनिक के अभियानों को रोकने के लिए सीमांत क्षेत्र का अधिकारी नियुक्त कर दिया। किसको? गाजी मलिक को जो है सैनिकों का कह सकते हैं कि सेनापति नियुक्त कर दिया,
ठीक है। वो से दिल्ली में रहने लगा और अनेक युवकों की भर्ती उसने और सेनाओं में की। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों उसने ये कुछ मंगोल नीतियां अपनाई थी ताकि मंगोलों को के आक्रमण का सामना ये कर सके, मंगोलों के आक्रमण का सामना कर सके। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मंगोल अर्थात माफ करना सुल्तान बलबन की ये पूरी कहानी, उसके कार्य, उसकी समस्याएं, समस्याओं का समाधान और साथ ही साथ में उसने मंगोलों के प्रति कौन सी नीति को अपनाया था, उस नीति का 4 पॉइंटों के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। चारों पॉइंट अपने आप में सेल्फ है ना, सेल्फ आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन है, प्रश्न है ये सभी। वो चारों पॉइंट एकदम पूरे पानी तरह क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, उन अंदर पॉइंटों से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत बड़े कंसेप्ट हैं दोस्तों ये, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से मैं आपके लिए स्लाइड में सोर्ट करके लाया हूं इनको, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। वो समझने के बाद जब कभी आप कोई बुक को पढ़ते हैं तो वो और प्योरिटी के साथ में वो आपको समझ आते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।